नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का इस विशेष ऑडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इतिहास के उस अद्भुत पात्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही साहस, महत्वाकांक्षा, युद्ध कौशल और अदम्य आत्मविश्वास की छवि आंखों के सामने उभर आती है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने साधारण परिवार में जन्म लेकर यूरोप के सबसे शक्तिशाली सम्राटों को चुनौती दी। एक ऐसा सेनापति जिसके कदमों की आहट से पूरे महाद्वीप की राजधानियां कांप उठती थीं। एक ऐसा शासक जिसने केवल तलवार से ही नहीं बल्कि अपने विचारों और प्रशासनिक सुधारों से भी इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। लेकिन यह केवल एक विजेता की कहानी नहीं है। यह उस बालक की कहानी है जिसे बचपन में अपनी भाषा और उच्चारण के कारण उपहास सहना पड़ा। ये उस युवा कैडेट की कहानी है जिसने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। यह उस सेनापति की कहानी है जिसने असंभव समझी जाने वाली लड़ाइयों को जीतकर दुनिया को चौंका दिया। और यह उस सम्राट की भी कहानी है जिसने जितनी ऊंचाई प्राप्त की उतनी ही गहराई में गिरने का दर्द भी सहा। इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिनके जीवन में विजय और पराजय, सम्मान और अपमान, सत्ता और निर्वासन, प्रेम और अकेलापन, सब कुछ इतनी तीव्रता से घटित हुआ हो। नेपोलियन का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। सफलता के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ संयम और महत्वाकांक्षा के साथ विवेक भी उतने ही आवश्यक हैं। जब आप इस यात्रा पर हमारे साथ चलेंगे, तब आपको केवल युद्धों का शोर ही नहीं सुनाई देगा, बल्कि एक ऐसे मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष की आवाज भी सुनाई देगी, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन अंत में स्वयं अपने भाग्य से हार गया। आप उन बर्फ से ढके पहाड़ों को देखेंगे, जिन्हें उसकी सेना ने पार किया। आप उन युद्ध भूमियों पर पहुंचेंगे, जहां हजारों सैनिकों की तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। आप उन राजमहलों में प्रवेश करेंगे, जहां सत्ता के निर्णय पूरे महाद्वीप का भविष्य बदल रहे थे। और फिर आप उस छोटे से निर्जन द्वीप पर भी पहुंचेंगे, जहां कभी संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपने बीते दिनों को याद करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। इस कहानी में रोमांच है, संघर्ष है, प्रेरणा है, प्रेम है, विश्वासघात है और सबसे बढ़कर मानव स्वभाव की वह जटिलता है जो हर युग में समान रहती है। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए और कल्पना कीजिए कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। हम यूरोप के उस दौर में प्रवेश करने वाले हैं जब क्रांति की आग धधक रही थी, राज सिंहासन डगमगा रहे थे और इतिहास एक नए नायक की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आपको इतिहास की ऐसी जीवंत और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले हमारे इस प्रयास को अपना स्नेह अवश्य दीजिए। इस वीडियो को पसंद कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, अपनी राय टिप्पणी में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही नई ऐतिहासिक यात्राएं आपके लिए लेकर आने की प्रेरणा देता है। अब बिना किसी विलंब के आइए चलते हैं भूमध्य सागर के एक छोटे से द्वीप की ओर, जहां एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बालक आने वाले समय में पूरे यूरोप का भाग्य बदलने वाला था। वहीं से आरंभ होती है नेपोलियन बोनापार्ट की असाधारण कहानी। अध्याय 1। कोर्सिका का बालक जिसने साम्राज्य का स्वप्न देखा। भूमध्य सागर की अथाह नीली लहरों के बीच बसा एक छोटा सा द्वीप था, कोर्सिका। दूर से देखने पर यह द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल, समुद्र की नम हवाएं और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता। लेकिन इस सुंदरता के पीछे संघर्ष, विद्रोह और स्वतंत्रता की आग भी धधक रही थी। इसी धरती पर 15 अगस्त 1769 को एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो आने वाले समय में पूरे यूरोप का इतिहास बदलने वाला था। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण से परिवार में जन्मा यह बालक एक दिन सम्राट बनेगा, राजाओं को पराजित करेगा और दुनिया के सबसे महान सेनानायकों में गिना जाएगा। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे। वे सम्मानित तो थे, पर अत्यंत धनी नहीं। उसकी माता लेतिजिया रामोलिनो असाधारण साहस, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थीं। उन्होंने अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार न मानना सिखाया। नेपोलियन के व्यक्तित्व में जो कठोर अनुशासन,
आत्मविश्वास और धैर्य दिखाई देता है। उसकी पहली नींव उसकी माँ ने ही रखी थी। बचपन से ही नेपोलियन अन्य बच्चों से अलग था। वह बहुत कम बोलता था। उसे भीड़ की अपेक्षा एकांत अधिक प्रिय था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां वह चट्टानों पर बैठकर दूर समुद्र को निहारा करता, मानो उसके भीतर कोई ऐसा स्वप्न पल रहा हो जिसे शब्दों में व्यक्त करना उसके लिए संभव न हो। उसके जन्म से कुछ समय पहले ही कोर्सिका फ्रांस के अधिकार में आ चुका था। द्वीप के लोगों के मन में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी। घर में अक्सर आजादी, संघर्ष और सम्मान की बातें होती थीं। इन्हीं चर्चाओं ने बालक नेपोलियन के मन में यह विश्वास भर दिया कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने भाग्य को स्वयं लिखे। कुछ वर्षों बाद उसके माता पिता ने निर्णय लिया कि यदि बेटे को बड़ा बनाना है तो उसे फ्रांस भेजना होगा। यह निर्णय जितना आवश्यक था उतना ही कठिन भी। एक दिन छोटा सा नेपोलियन अपने घर, अपने पहाड़ों और अपनी मातृभूमि को पीछे छोड़कर फ्रांस की ओर चल पड़ा। नई भूमि, नई भाषा, नए लोग और एक बिल्कुल नया जीवन। फ्रांस पहुंचते ही उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि दुनिया केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से भी मनुष्य की परीक्षा लेती है। उसकी फ्रेंच भाषा शुद्ध नहीं थी। उसका उच्चारण अलग था। उसके कपड़े साधारण थे। उसके पास धन नहीं था। उसके सहपाठी उसका उपहास उड़ाते। कोई उसे विदेशी कहता, कोई उसके बोलने के ढंग पर हंसता। कई बार वह अकेले बैठा ये सब सहता रहता, लेकिन उसने कभी उत्तर नहीं दिया। उसने एक निर्णय लिया, एक दिन मेरी पहचान मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कर्मों से होगी। यही निर्णय उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। जहां दूसरे विद्यार्थी मित्र बनाने में व्यस्त रहते, वहां नेपोलियन पुस्तकालय में घंटों बैठा रहता। इतिहास उसकी सबसे प्रिय पुस्तक बन गया। वह सिकंदर महान, जूलियस सीजर और महान विजेताओं के जीवन का अध्ययन करता। उसे यह समझने की उत्सुकता रहती कि आखिर कोई साधारण मनुष्य असाधारण कैसे बन जाता है। धीरे धीरे उसे युद्ध कला से प्रेम हो गया। वह नक्शों को ध्यान से देखता, पहाड़ों, नदियों और मैदानों का अध्ययन करता, सेनाओं की चालें समझता, घंटों तक युद्धों का विश्लेषण करता। गणित उसका सबसे प्रिय विषय था। उसे पता था कि युद्ध केवल साहस से नहीं, बल्कि सही गणना और सही समय पर लिए गए निर्णयों से जीते जाते हैं। उसके अध्यापक उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे। वे कहते थे कि यह लड़का असाधारण है, बस इसके भीतर आग बहुत गहरी जल रही है। समय बीतता गया। नेपोलियन ने सैन्य विद्यालय में प्रवेश लिया। वहां अनुशासन अत्यंत कठोर था। सुबह से रात तक अभ्यास, अध्ययन और प्रशिक्षण चलता। कई छात्र इस कठिन जीवन से घबरा जाते, लेकिन नेपोलियन के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती। उसे विश्वास था कि कठिनाइयां ही महानता का मूल्य होती हैं। इसी बीच उसके जीवन में एक बड़ा आघात आया। उसके पिता का निधन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति और अधिक कठिन हो गई। अब माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। वह स्वयं अभी युवा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया। उसने अपने सभी व्यक्तिगत सुखों को पीछे छोड़ दिया। अब उसके सामने केवल एक लक्ष्य था, फ्रांसीसी सेना में अपनी प्रतिभा सिद्ध करना। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर उसे तोप खाने में अधिकारी नियुक्त किया गया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही युवा अधिकारी आगे चलकर पूरे यूरोप की सेनाओं का सामना करेगा। सेना में भी उसे आसान रास्ता नहीं मिला। कई वरिष्ठ अधिकारी उसकी आयु देखकर उसे कम आंकते थे। कुछ लोग उसकी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे। लेकिन नेपोलियन हर अपमान को अपने भीतर शक्ति में बदलता गया। दिन भर सैनिकों के साथ अभ्यास, रात भर पुस्तकों का अध्ययन, हर खाली समय में युद्ध नीति पर विचार। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनने लगी जो केवल आदेश नहीं मानता, बल्कि हर परिस्थिति का समाधान भी खोज लेता है। इसी दौरान फ्रांस के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने पूरे यूरोप को बदल कर रख दिया। राजशाही के विरुद्ध जनता का आक्रोश बढ़ चुका था। गरीब भूखे थे। महलों में उत्सव मनाए जा रहे थे। जनता करों के बोझ तले दब चुकी थी। आखिरकार क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। सड़कों पर विद्रोह था, महलों में भय था, सत्ता डगमगा रही थी। पूरा देश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। लेकिन जहां अधिकांश लोग इस अराजकता से भयभीत थे, वहीं नेपोलियन ने इसमें अवसर देखा। उसे विश्वास था कि इतिहास संकट के समय ही नए नायकों को जन्म देता है। कुछ समय बाद फ्रांस को विदेशी सेनाओं और आंतरिक विद्रोहियों दोनों का सामना करना पड़ा। दक्षिणी
फ्रांस का महत्वपूर्ण बंदरगाह टूलोन विद्रोहियों के हाथों में चला गया। विदेशी नौसेनाएं भी उनकी सहायता कर रही थीं। यदि यह नगर हाथ से निकल जाता तो क्रांति की सफलता पर गंभीर संकट आ सकता था। युवा अधिकारी नेपोलियन को वहां भेजा गया। वह युद्ध भूमि पर पहुंचा। उसने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया, पहाड़ियों को देखा, समुद्र की दिशा समझी, तोपों की स्थिति का अध्ययन किया। फिर उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसे सुनकर कई अनुभवी अधिकारी भी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ने उसका विरोध किया, कुछ ने उसकी आयु का मजाक उड़ाया, लेकिन अंततः उसकी योजना स्वीकार कर ली गई। युद्ध आरंभ हुआ। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी, धुएं से आकाश ढक गया। सैनिक आगे बढ़े। नेपोलियन स्वयं हर मोर्चे पर नजर रखे हुए था। उसकी रणनीति धीरे धीरे रंग लाने लगी। महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। विद्रोहियों की रक्षा पंक्ति टूटने लगी। विदेशी नौसेना को पीछे हटना पड़ा और अंततः टूलोन पर फिर से फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यही वह दिन था जब पहली बार पूरे फ्रांस ने एक युवा अधिकारी का नाम सुना, नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी वीरता, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी युद्ध नीति की चर्चा पूरे देश में होने लगी। अब वह केवल एक सैनिक नहीं रह गया था, वह एक उभरता हुआ सेनानायक बन चुका था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षाएं अभी बाकी थीं। बहुत जल्द उसे ऐसी लड़ाइयां लड़नी थीं जहां केवल एक नगर या एक सेना का नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के भविष्य का निर्णय होने वाला था। और उसी संघर्ष में जन्म लेने वाला था वह नाम जिससे आने वाले वर्षों तक राजाओं के सिंहासन कांप उठेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। अध्याय 2। इटली की रणभूमि और उभरता हुआ महान सेनानायक। टूलोन की विजय ने नेपोलियन बोनापार्ट को पहली बार पूरे फ्रांस में पहचान दिलाई। अब लोग उसे केवल एक युवा अधिकारी नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभा वाले सेनानायक के रूप में देखने लगे थे। फिर भी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। सम्मान मिल चुका था, लेकिन इतिहास में अमर होने के लिए उसे ऐसी विजय चाहिए थी जिसे पूरी दुनिया याद रखे। उसी समय फ्रांस अनेक दिशाओं से युद्ध लड़ रहा था। सीमाओं पर शत्रु खड़े थे और देश के भीतर भी अस्थिरता बनी हुई थी। सेना के पास संसाधनों की कमी थी। सैनिकों के कपड़े पुराने थे, भोजन अपर्याप्त था और उनका मनोबल लगातार गिर रहा था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में नेपोलियन को फ्रांस की इटली सेना का नेतृत्व सौंपा गया। जब वह पहली बार अपने सैनिकों के सामने पहुंचा, तो कई अनुभवी सैनिकों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। दुबला पतला शरीर, कम आयु और शांत चेहरा देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यही युवक उनका सेनापति है। नेपोलियन ने सैनिकों की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे पास धन नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पास साहस है। यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी विजय दिलाऊंगा जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। उसके शब्दों ने सैनिकों के भीतर नई ऊर्जा भर दी। नेपोलियन जानता था कि युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते। उसने सबसे पहले सेना की गति बढ़ाई। उसने सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटा ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। वह स्वयं सबसे आगे रहता, हर पहाड़ी, हर नदी और हर रास्ते का निरीक्षण करता। कुछ ही दिनों में उसकी सेना ने लगातार कई मोर्चों पर सफलता प्राप्त करनी शुरू कर दी। जहां दुश्मन को बड़ी और धीमी सेना की अपेक्षा थी, वहां नेपोलियन बिजली की गति से हमला करता। शत्रु संभल भी नहीं पाता कि उसकी दूसरी टुकड़ी किसी और दिशा से आ पहुंचती। एक के बाद एक विजय मिलने लगी। इटली के नगर फ्रांसीसी सेना के सामने झुकने लगे। यूरोप के बड़े बड़े सेनापति यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना युवा सेनानायक इतनी सटीक रणनीति कैसे बना रहा है। हर जीत के बाद नेपोलियन अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाता। वह विजय का श्रेय स्वयं लेने के बजाय अपनी सेना को देता। यही कारण था कि उसके सैनिक उसके लिए प्राण देने को भी तैयार रहते थे। इसी अभियान के दौरान उसके जीवन में प्रेम ने भी दस्तक दी। उसकी मुलाकात जोजेफीन से हुई। वह सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। नेपोलियन उन्हें पहली ही भेंट में अपना हृदय दे बैठा। शीघ्र ही दोनों का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद नेपोलियन फिर युद्ध भूमि की ओर लौट गया। वह जोजेफीन को लगातार पत्र लिखता। उन पत्रों में एक विजेता का नहीं, बल्कि एक प्रेमी का हृदय दिखाई देता था। युद्ध के बीच भी उसका मन कई बार अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता। इधर रणभूमि में उसकी सफलताएं बढ़ती जा रही थीं। उसने अनेक महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार कर लिया। उसकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि विरोधी सेनाएं
उससे सीधी लड़ाई करने से बचने लगी। अब पूरे यूरोप में एक ही नाम गूंज रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में भी उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। लोग उसे क्रांति का रक्षक मानने लगे थे। समाचार पत्र उसकी विजयों से भरे रहते थे और जनता उसे राष्ट्रीय नायक के रूप में देखने लगी थी। लेकिन जितनी तेजी से उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसके विरोधी भी बढ़ रहे थे। फ्रांस की सत्ता में बैठे कुछ नेताओं को भय होने लगा कि कहीं यह युवा सेना नायक जनता का सबसे बड़ा नेता न बन जाए। वे उसकी सफलता से प्रसन्न तो थे, लेकिन भीतर ही भीतर उससे ईर्ष्या भी करने लगे थे। नेपोलियन इन बातों को समझता था, पर उसने अपना पूरा ध्यान केवल विजय पर रखा। उसने इटली अभियान को शानदार सफलता के साथ पूरा किया। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि उसकी नेतृत्व क्षमता की भी विजय थी। अब वह पूरे फ्रांस का सबसे चर्चित सेनानायक बन चुका था। लेकिन नेपोलियन का सपना केवल इटली तक सीमित नहीं था। उसकी दृष्टि अब और दूर तक पहुंच चुकी थी। वह ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसकी शक्ति पूरे यूरोप को प्रभावित करे। इसी उद्देश्य से उसने अगला कदम उठाने का निर्णय लिया, मिस्र की ओर अभियान। यह अभियान केवल युद्ध नहीं था, इसके पीछे व्यापार, राजनीति और विश्व शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा छिपी थी। नेपोलियन को विश्वास था कि यदि यह योजना सफल हुई, तो उसका नाम इतिहास के सबसे महान विजेताओं में शामिल हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बनने वाली है। यहीं से उसकी सफलता की कहानी एक नए और अप्रत्याशित मोड़ की ओर बढ़ने लगी। अध्याय 3। मिस्र का अभियान और सत्ता की ओर बढ़ते कदम। इटली अभियान की शानदार सफलता के बाद नेपोलियन बोनापार्ट केवल फ्रांस का लोकप्रिय सेनानायक नहीं रहा था। अब उसका नाम पूरे यूरोप में सम्मान और भय दोनों के साथ लिया जाने लगा। उसकी हर विजय यह साबित कर रही थी कि वह साधारण सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि असाधारण रणनीतिकार है। लेकिन नेपोलियन का सपना इससे भी बड़ा था। वह चाहता था कि फ्रांस केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति बने। उस समय ब्रिटेन फ्रांस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। समुद्रों पर उसका प्रभुत्व था और उसके व्यापारिक मार्ग पूरे संसार में फैले हुए थे। नेपोलियन ने सोचा कि यदि ब्रिटेन को सीधे हराना कठिन है, तो उसके व्यापार को कमजोर किया जाए। इसी विचार से उसने मिस्र अभियान की योजना बनाई। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। उसके साथ वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार और विद्वान भी भेजे गए। नेपोलियन का विश्वास था कि जहां सेना जाएगी, वहां ज्ञान भी पहुंचना चाहिए। फ्रांसीसी सेना समुद्र पार करके मिस्र पहुंची। वहां की गर्म जलवायु, विशाल रेगिस्तान और अनजान परिस्थितियां सैनिकों के लिए बिल्कुल नई थीं। फिर भी नेपोलियन ने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। पिरामिडों के निकट निर्णायक युद्ध हुआ। विशाल रेगिस्तान के बीच खड़े प्राचीन पिरामिड मानो इतिहास के मौन साक्षी बने हुए थे। युद्ध से पहले नेपोलियन ने अपने सैनिकों से कहा, इन पिरामिडों की ऊंचाइयों से सदियों का इतिहास तुम्हें देख रहा है। सैनिकों के भीतर नया जोश भर गया। युद्ध आरंभ हुआ और कुछ ही समय में फ्रांसीसी सेना ने शानदार विजय प्राप्त कर ली। यह सफलता नेपोलियन की प्रतिष्ठा को और ऊंचा ले गई। लेकिन विजय अधिक समय तक टिक नहीं सकी। ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र में फ्रांसीसी जहाजों को नष्ट कर दिया। अब नेपोलियन की सेना मिस्र में लगभग अकेली पड़ गई। सहायता के मार्ग बंद हो चुके थे। धीरे धीरे परिस्थितियां कठिन होती गईं। नेपोलियन ने अनेक प्रयास किए, पर उसे समझ आ गया कि इस अभियान को लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं है। उधर फ्रांस से लगातार समाचार आ रहे थे कि देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। सरकार कमजोर हो चुकी थी और जनता एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो व्यवस्था स्थापित कर सके। नेपोलियन ने बड़ा निर्णय लिया। वह अपनी सेना का दायित्व अधिकारियों को सौंपकर गुप्त रूप से फ्रांस लौट आया। जब वह पेरिस पहुंचा, तो जनता ने उसका स्वागत एक विजेता की तरह किया। मिस्र की कठिनाइयों से अधिक लोगों को उसकी पिछली विजयों की याद थी। उसकी लोकप्रियता पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। देश की स्थिति चिंताजनक थी। सरकार पर लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा था। भ्रष्टाचार बढ़ चुका था और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ गई थी। नेपोलियन ने अवसर को पहचाना। अपने विश्वसनीय साथियों के सहयोग से उसने सत्ता परिवर्तन की योजना बनाई। बिना बड़े रक्तपात के सरकार को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित की गई। नेपोलियन को प्रथम कौंसल बनाया गया और धीरे धीरे देश की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में आ गई। अब उसके सामने युद्ध से भी बड़ा कार्य था, एक बिखरे हुए राष्ट्र का पुनर्निर्माण। उसने प्रशासन में सुधार किए,
कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया, शिक्षा को नई दिशा दी, सड़कों और पुलों का निर्माण कराया, न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। आगे चलकर उसी के प्रयासों से ऐसा कानून बना जिसने अनेक देशों की न्याय प्रणाली को प्रभावित किया। जनता को लगने लगा कि वर्षों की अराजकता के बाद फ्रांस को एक सक्षम शासक मिल गया है। लेकिन नेपोलियन केवल व्यवस्था स्थापित करके संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा अब और बड़ी हो चुकी थी। वह स्वयं को केवल एक नेता नहीं, बल्कि इतिहास बदलने वाला शासक मानने लगा था। उसकी शक्ति बढ़ रही थी, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और उसके विरोधी भी बढ़ रहे थे। यूरोप के अनेक राजा समझ चुके थे कि यदि नेपोलियन को अभी नहीं रोका गया, तो वह पूरे महाद्वीप की राजनीति बदल देगा। एक नए युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। नेपोलियन भी जानता था कि निर्णायक संघर्ष अब दूर नहीं है। बहुत जल्द वह ऐसा मुकुट पहनने वाला था जिसे पहनकर वह स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित करेगा। और उसी क्षण से उसकी सबसे महान सफलताओं और सबसे बड़ी गलतियों का नया अध्याय आरंभ होने वाला था। अध्याय 4, सम्राट का उदय और विजय का स्वर्णकाल। फ्रांस में सत्ता अब पूरी तरह नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आ चुकी थी। देश में शांति लौट रही थी, अर्थव्यवस्था संभलने लगी थी और जनता का विश्वास फिर से जाग उठा था। जहां कुछ वर्ष पहले अराजकता और भय का वातावरण था, वहीं अब व्यवस्था और अनुशासन दिखाई देने लगा था। लोगों को लगने लगा कि फ्रांस को वह नेता मिल गया है जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। नेपोलियन ने केवल सेना को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को नई दिशा दी। उसने प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया, शिक्षा संस्थानों को मजबूत किया और न्याय व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जिनका प्रभाव आने वाले लंबे समय तक बना रहा। उसके बनाए अनेक कानून आज भी आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव माने जाते हैं। लेकिन नेपोलियन केवल सफल शासक बनकर संतुष्ट नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा उससे कहीं बड़ी थी। कुछ समय बाद पेरिस में एक भव्य समारोह आयोजित, पूरे यूरोप की निगाहें फ्रांस पर टिकी थीं। उसी समारोह में नेपोलियन ने स्वयं अपने सिर पर सम्राट का मुकुट रखा। यह केवल एक राजतिलक नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब उसका भाग्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने हाथों में है। अब वह फ्रांस का सम्राट था। उसके इस निर्णय ने यूरोप के राजाओं को चिंतित कर दिया। उन्हें डर था कि यदि नेपोलियन की शक्ति इसी तरह बढ़ती रही, तो एक दिन उनके सिंहासन भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कुछ ही समय बाद कई देशों ने मिलकर फ्रांस के विरुद्ध नया गठबंधन बना लिया। युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया, लेकिन अब नेपोलियन पहले से कहीं अधिक अनुभवी और आत्मविश्वासी था। उसकी सेना अनुशासित थी, उसकी योजनाएं सटीक थीं और उसके सैनिक अपने सम्राट के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। निर्णायक संघर्ष ऑस्टरलिट्ज के मैदान में हुआ। यह युद्ध इतिहास के महानतम युद्धों में गिना जाता है। विरोधी सेनाएं संख्या में अधिक थीं, लेकिन नेपोलियन ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई। उसने जानबूझकर अपनी सेना को कमजोर दिखाया ताकि शत्रु भ्रम में आ जाए। जैसे ही विरोधी सेना आगे बढ़ी, नेपोलियन ने अचानक अपने सैनिकों को कई दिशाओं से आक्रमण करने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में युद्ध का परिणाम बदल गया। विरोधी सेना पूरी तरह बिखर गई। यह विजय इतनी शानदार थी कि पूरे यूरोप में नेपोलियन की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। अब कोई भी उसे केवल भाग्यशाली सेनापति नहीं कह सकता था। उसने सिद्ध कर दिया था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता है। इसके बाद एक कई युद्ध हुए और अधिकांश में विजय नेपोलियन के हाथ लगी। फ्रांस का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। अनेक राज्य उसके अधीन आ गए और कई शासकों को उसकी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। उसका साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है, उतना ही बड़ा अहंकार भी मनुष्य के भीतर जन्म लेने लगता है। नेपोलियन को लगने लगा कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही विश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगा। ब्रिटेन अब भी उसके सामने अडिग खड़ा था। समुद्र पर ब्रिटेन की शक्ति इतनी अधिक थी कि नेपोलियन उसे सीधे युद्ध में नहीं हरा पा रहा था। तब उसने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। उसने यूरोप के देशों से ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद करने का आदेश दिया। कुछ देशों ने उसका साथ दिया, लेकिन कई देशों ने इसका विरोध किया। यहीं से उसके मित्र भी उससे दूर होने लगे। जो राजा पहले भय के कारण उसके साथ थे, अब अवसर मिलते ही उसके विरुद्ध खड़े होने लगे। नेपोलियन इन संकेतों को समझ नहीं पाया। उसे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास हो गया था कि उसे लगा संसार उसकी इच्छा के अनुसार चल सकता है।
इसी बीच रूस के साथ उसके संबंध भी बिगड़ने लगे। दोनों शक्तियों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। बातचीत के सभी प्रयास असफल रहे। अंततः नेपोलियन ने वह निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने विशाल सेना के साथ रूस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। उसकी सेना उस समय यूरोप की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती थी। लाखों सैनिक, हजारों घोड़े और असंख्य हथियार उसके साथ थे। जब यह सेना रूस की ओर बढ़ी, तब पूरे यूरोप की सांसें थम गईं। सबको विश्वास था कि अब रूस भी नेपोलियन के सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन किसी को यह अनुमान नहीं था कि इस अभियान में नेपोलियन का सामना केवल दुश्मन की सेना से नहीं, बल्कि प्रकृति की भीषण शक्ति से होने वाला है। यहीं से उसकी विजय यात्रा धीरे धीरे पतन की ओर मुड़ने लगी। अगला अध्याय इतिहास की उस त्रासदी का साक्षी बनेगा जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट को पहली बार असहाय बना दिया। अध्याय 5। पतन, निर्वासन और अमर विरासत। रूस की ओर बढ़ती हुई नेपोलियन बोनापार्ट की विशाल सेना को देखकर ऐसा लगता था मानो पूरा यूरोप एक साथ चल पड़ा हो। हजारों घोड़े, अनगिनत तोपें और लाखों सैनिक उसके साथ थे। नेपोलियन को विश्वास था कि यह अभियान भी उसकी पिछली विजयों की तरह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतिहास ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रूसी सेना ने सीधी लड़ाई से बचने की नीति अपनाई। वे पीछे हटते गए और अपने नगरों, खेतों तथा गोदामों को स्वयं नष्ट करते चले गए, ताकि फ्रांसीसी सेना को भोजन और विश्राम का कोई साधन न मिल सके। नेपोलियन आगे बढ़ता रहा। जब उसकी सेना मॉस्को पहुंची, तब शहर लगभग खाली था। कुछ ही समय बाद आग की लपटों ने पूरे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। चारों ओर धुआं, राख और सन्नाटा था। नेपोलियन ने सोचा था कि रूस समझौता करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते गए, सर्दी बढ़ने लगी, भोजन समाप्त होने लगा, घोड़े मरने लगे, सैनिक भूख, बीमारी और कड़ाके की ठंड से टूटने लगे। अब नेपोलियन के पास लौटने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा था। लेकिन वापसी की यात्रा उससे भी अधिक भयानक थी। बर्फ से ढके रास्तों पर सैनिक गिरते जा रहे थे। जो पीछे रह जाता, वह फिर कभी अपनी सेना तक नहीं पहुंच पाता। कभी ठंड उन्हें मार देती, तो कभी लगातार होने वाले हमले। जिस सेना ने पूरे यूरोप को भयभीत कर रखा था, वही सेना अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। जब नेपोलियन फ्रांस लौटा, तो उसके साथ उसकी विशाल सेना का केवल एक छोटा सा भाग ही बचा था। यह समाचार पूरे यूरोप में फैल गया। अब वे सभी देश, जो वर्षों से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक साथ उसके विरुद्ध खड़े हो गए। लगातार युद्ध होने लगे। इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। नेपोलियन पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। उसके सैनिक थक चुके थे। उसके सहयोगी उसका साथ छोड़ने लगे थे। आखिरकार उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा और भूमध्य सागर के एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। ऐसा लगा कि नेपोलियन की कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उसका साहस अभी भी जीवित था। कुछ महीनों बाद वह एल्बा से निकलकर फिर फ्रांस पहुंचा। अद्भुत बात यह थी कि उसे रोकने भेजे गए अनेक सैनिक उसी के साथ आ मिले। जनता ने भी उसका स्वागत किया। बिना बड़े युद्ध के वह फिर से सत्ता में लौट आया। यह काल इतिहास में 100 दिनों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे यूरोप में फिर हलचल मच गई। सभी शक्तियां एक बार फिर उसके विरुद्ध एकजुट हो गईं। निर्णायक युद्ध बेल्जियम के वॉटरलू के मैदान में लड़ा गया। नेपोलियन ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन इस बार भाग्य उसके साथ नहीं था। लंबे और भीषण युद्ध के बाद उसे अंतिम पराजय का सामना करना पड़ा। यही वह क्षण था जब उसके साम्राज्य का अंत निश्चित हो गया। इस बार विजयी देशों ने कोई जोखिम नहीं लिया। उसे अटलांटिक महासागर के दूरस्थ सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां से लौटना लगभग असंभव था। एक समय जो व्यक्ति यूरोप का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, अब समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर अकेला जीवन बिता रहा था। वह अक्सर अपने बीते दिनों को याद करता, अपने युद्धों को याद करता, अपनी विजयों को याद करता और शायद अपनी गलतियों पर भी विचार करता। उसे अब समझ आने लगा था कि केवल शक्ति ही स्थायी नहीं होती। समय हर विजेता की परीक्षा लेता है। कुछ वर्षों बाद 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट ने अंतिम सांस ली। उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसकी कहानी नहीं। आज भी जब इतिहास के महान सेनानायकों का नाम लिया जाता है, तो नेपोलियन का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। उसकी युद्ध नीति आज भी दुनिया की सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। उसके प्रशासनिक सुधारों और कानूनों ने अनेक देशों को नई दिशा दी।
नेपोलियन का जीवन हमें सिखाता है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी असाधारण ऊंचाइयां छू सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि सफलता के साथ विनम्रता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब महत्वाकांक्षा विवेक से आगे निकल जाती है, तब सबसे बड़ा साम्राज्य भी ढह सकता है। नेपोलियन ने दुनिया को यह दिखाया कि साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास मनुष्य को शिखर तक पहुंचा सकते हैं। परंतु वही मनुष्य यदि अपनी सीमाएं भूल जाए, तो इतिहास उसे कठोर शिक्षा भी देता है। उसका जीवन केवल विजयों की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा, संघर्ष, सफलता और पतन का ऐसा महाकाव्य है जो हर युग में लोगों को प्रेरित भी करता है और सावधान भी। नेपोलियन बोनापार्ट आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज भी यह संदेश देता है कि इतिहास केवल उन लोगों को याद रखता है जो बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं और उनसे मिलने वाली सीख को समझने का धैर्य भी। प्रिय श्रोताओं, नेपोलियन बोनापार्ट की यह अद्भुत यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इतिहास की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी सचमुच समाप्त नहीं होती। वे हर बार हमें कुछ नया सोचने, कुछ नया सीखने और जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती हैं। यदि इस कहानी ने आपके मन में कोई विचार जगाया हो, आपको कुछ नया सिखाया हो या आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य व्यक्त करें। इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास, महान व्यक्तित्वों और प्रेरणादायक जीवन कथाओं में रुचि है। नीचे कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रेरित कर गया और आप अगली ऑडियो बुक किस महान व्यक्तित्व पर सुनना चाहेंगे। और यदि आप ऐसी ही ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही घंटी के चिन्ह को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका साथ ही हमें ऐसी ही नई कहानियां आपके लिए लेकर आने की प्रेरणा देता है। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।